वेलकम टू स्टडी पाठशाला। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन। और आज के हमारे प्राइम एजेंडा में होगा पार्लियामेंट्री डिक्लाइन रिलेटेड डिबेट। साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेके कैबिनेट ने बिल अप्रूव कर दिया है। म्यूनिसिपल इलेक्शंस को लेके कुछ बातों को जानेंगे अर्बन लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान एज अ नॉन परमानेंट मेंबर यहाँ पे आ रहा है। और जनवरी 2025 से जो है पाकिस्तान का टेन्योर स्टार्ट होगा। और वहीं बात करते हैं कि क्या हम अर्बन लोकल गवर्नेंस के लेके अर्बन इलेक्शंस को वन नेशन वन इलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो ये एडिटोरियल आया है। और साथ साथ अर्बन एरियाज़ में पोल्यूशन को डील करने के लिए हमारे पास बीजिंग मॉडल अवेलेबल है। मतलब दिल्ली की समस्या के लिए हम चाइना से कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं। वो देखेंगे क्या मॉडल उन्होंने क्या ऐसे अचीव किया। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स द बिल ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन। अब देखिए यहाँ पे फ़ायदा बहुत है। हम चाहते हैं कि लोकसभा और यहाँ पे जो आपके असेंबली इलेक्शंस होते हैं स्टेट लेवल में वो एक साथ हो जाएं। और इसकी हिस्ट्री अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो 1952 से लेके 1967 तक हमारे कंट्री के अंदर साइमल्टेनियस ही इलेक्शन हुआ करते थे। क्लियर। तो 67 के बाद जो है मेजर डिसरप्शन आया, जहाँ पे स्टेट असेंबलीज़ को जो है डिसरप्ट किया गया और वहाँ से साइकिल डिस्टर्ब हुआ और आज तक वो चलता आ रहा है। अगर आप इसके बेनिफिट की बात करें तो कॉस्ट सेविंग डेफिनेटली एक मेजर बेनिफिट है। एक एस्टीमेट ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे यहाँ पे लोकसभा इलेक्शंस के अंदर 4000 करोड़ जो है वो स्पेंड कर देता है। 4000 करोड़ जो है सिर्फ इलेक्शन कमीशन का खर्चा होता है। उसके अलावा कैंडिडेट का भी खर्चा होता है। क्लियर। पॉलिटिकल पार्टीज का भी अपना खर्चा होता है। तो हमारे यहाँ पे आपको पता लगेगा इलेक्शन इज़ अ वेरी कॉस्टली एक्टिविटी। बहुत कॉस्टली है इलेक्शंस इंडिया के अंदर। ओके। और अगर आप एक इलेक्शन करवाएंगे, साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाएंगे, तो उसका बेनिफिट मेजरली ये होगा कि काफ़ी पैसा हमारा बचाया जा सकेगा। अगर आप गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे हमारा देश हमेशा परमानेंट कैंपेन मोड में रहता है। मिनिस्टर्स जो है वो हमेशा कैंपेनिंग के लिए जाते हैं। तो ऐसे में पॉलिसी मेकिंग, गवर्नेंस सब इम्पैक्ट होता है। क्लियर। तो इफ़ यू हैव साइमल्टेनियस इलेक्शन, यहाँ पे एक बार आपको कैंपेनिंग करनी है, उसके बाद जो है आप आके जाके अपने गवर्नेंस पे फोकस कर सकते हैं। वहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है आप नए प्रोग्राम्स अनाउंस नहीं कर सकते, नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं कर सकते, एंड दैट ऑल्सो हैज़ इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस। क्लियर। तो कभी कभी नए इनिशिएटिव्स की ज़रूरत होती है लेकिन आप अनाउंस ही नहीं कर पाओगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से। तो सिंगल इलेक्शन होगा तो ये भी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। एंड देन फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। अभी होता क्या है, एज सुन एज इलेक्शंस आर अनाउंस्ड आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो पूरी की पूरी एक तरीके से इलेक्शन मोड में लग जाती है। तो वो इसको काफ़ी सीरियसली लेते हैं एंड देयर फोकस इज जस्ट इलेक्शन दैट इम्पैक्ट द अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। जो बाकी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क हैं वहाँ से वो इम्पैक्ट होते हैं। सो इफ़ यू हैव साइमल्टेनियस इलेक्शन, ये ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी की तरफ भी हम जा पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आने वाला है वो है लेस पोलराइजेशन। हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और उसके अंदर काफ़ी पोलराइज्ड डिबेट्स होती हैं, कास्ट पॉलिटिक्स और साथ साथ कम्युनल पॉलिटिक्स, वो सब किया जाता है। इफ़ यू विल हैव सिंगल इलेक्शन तो सोसाइटी के अंदर डिविजन्स के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी डिबेट है जिसके थ्रू जो है आप इलेक्शंस को बेटर कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली इट्स अ विन विन डील इफ़ वी कम अप विद दिस टाइप ऑफ बिल। ये बिल लाया जाता है तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा होगा यहाँ पे। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, ये प्रीलिम्स 2017 का सवाल जो कहता है कि राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज़ अ, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 324। क्लियर। इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट में भी नहीं आएगा, लीगल में भी नहीं आएगा। तो आर्टिकल 3 to 4 के अंदर हमारे यहाँ पे प्रोविजन किया गया है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो हरियाणा टू कंडक्ट इलेक्शंस इन 34 म्यूनिसिपल बॉडीज इन 2 phases। ओके। सो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो है अनाउंस किया है। अब देखिए लोकल जो इलेक्शंस होते हैं लोकल बॉडीज़ के, वाई आर दे क्रिटिकल और लोकल बॉडीज़ इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि हम इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं। उस डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के अंडर हमने ये लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया है। तो आपके यहाँ पे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आप अर्बन लोकल बॉडीज़ को आपने ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। सो दिस इज़ व्हाट द डिबेट इज़। अब
इसके अंदर जो की पॉइंट हमें समझना है कि ये इलेक्शंस अनाउंस हो रहे हैं, यहां पे एक और मुद्दा भी आता है दैट इज रिलेटेड टू मेयर। तो हरियाणा के अंदर देर इज अ प्रोविजन दैट देर इज डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर। तो यहां पे डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर का भी डिबेट है। कैन वी रेप्लिकेट इट? क्या इसको आप बाकी जगहों पे लेके जा सकते हैं कि पब्लिक ही, वोटर ही सीधा जो है मेयर को चूज करेगी? अब इसके बेनिफिट्स है। फर्स्ट इज दिस टाइम वोट जब आपका मेयर आ रहा होगा तो वो वोटर का मैंडेट लेके आ रहा होगा। क्लियर? तो व्हेन द मेयर इज कमांडिंग द वोटर्स मैंडेट, इसका इम्पैक्ट ब्यूरोक्रेसी पे भी पड़ता है, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी विल टेक यू मोर सीरियसली। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इन हरियाणा यू कैन से डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर सिस्टम इन कपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो क्या हमें इसे बाकी जगहों पे भी लागू करना चाहिए? ये भी एक डिबेट है। ओके, दिस इज वन पॉसिबल रिफॉर्म दैट वी कैन ब्रिंग इन, जो बाकी पूरे हमारे अर्बन लोकल गवर्नेंस को और बेटर बना देगा। तो यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन, सो ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है, ये इसका आंसर है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने आपको अभी ये बता दिया है। अब ये प्रीलिम्स 2016 का सवाल देखिए। तो इसके अंदर फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो कह रही है कि मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायत इज 21 ईयर्स। 21 साल होती है, ये 25 साल लोकसभा और विधानसभा में है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। सेकंड कह रहा है कि द पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब सोच के देखिए, नॉर्मली पंचायत का टेन्योर 5 साल होता है, लेकिन सपोज एक ऐसा सिनेरियो बना कि आफ्टर 2 ईयर्स जो है पंचायत डिसमिस हो जाती है, तो उसके लिए जो न्यू पंचायत बनेगी, दैट पंचायत विल ऑपरेट फॉर रेस्ट ऑफ 3 ईयर्स। क्लियर? तो वो बचे हुए 3 सालों के लिए पंचायत होगी, वो पूरे 5 साल के लिए नहीं होगी। अब देखो ये पॉइंट समझना क्यों जरूरी है। वी कैन रेप्लिकेट दिस मॉडल इन जो हम अभी लेके आने वाले हैं लोकसभा, और आपके यहाँ पे जो विधानसभा का इलेक्शन आप साथ में कराने का सोच रहे हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन के अंदर दोबारा कभी ऐसा ना हो, सरकारें तो दोबारा भी गिरेंगी। तो उसके लिए जो प्रोविजन ये होगा कि यस ठीक है, री इलेक्शन कराया जाएगा, बट दैट री इलेक्शन विल बी फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम, वो पूरे 5 साल के लिए नहीं होगा। सो यही सेम मॉडल आप जो लोकल गवर्नेंस में कर रहे थे, उसे बस अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और अपना लोकसभा इलेक्शंस के केस में अप्लाई कर देना है। इजीली डूएबल है, सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो लोकसभा एडजर्न ट्वाइस आफ्टर बीजेपीज निशिकांत दुबे रेजेस द सोरोज इश्यूज। ओके, सो ये एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक करते रहते हैं, विल नॉट गेट इनटू दैट, बट मेजर हर्डल इज दिस पार्लियामेंट्री डिक्लाइन। नाउ यू शुड नो दिस, पार्लियामेंट्री सिस्टम की मेन स्ट्रेंथ क्या होती है? मेकिंग एग्जीक्यूटिव ओके अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। आपका जो एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं, क्लियर, दे आर अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, वो लोकसभा को खासकर अकाउंटेबल होते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का। अब देखिए, ये अकाउंटेबिलिटी तभी होगी व्हेन देयर इज डिबेट। सो इफ देयर इज नो डिबेट, ओके, देन यू कैन सी देयर विल बी नो अकाउंटेबिलिटी। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, ये सिस्टम एक बोगस सिस्टम बन के रह जाएगा। नो डिबेट मीन्स नो अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस आपके डिबेट ही नहीं कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट देयर इज दिस पार्लियामेंट्री डिक्लाइन। ओवरऑल डिक्लाइन है, फ्रीक्वेंट वॉकआउट्स हैं, एडजर्न किया जाता है सेशन को, शोर मचाया जाता है बेबुनियाद मुद्दों पे। क्लियर? और ऑपोजिशन को जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो फिर अडानी जैसे, मतलब कॉरपोरेट का कोई मुद्दा उठा के लेके आ जाते हैं अपने, क्या कहते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर को या गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए। तो उसका किसी को कोई बेनिफिट नहीं होता है। दिस इज समथिंग विच इज़ हाईलाइटेड। अब यहाँ पे इस प्रीलिम्स के सवाल को देखिए, ये कहता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द वन इन विच, क्या होता है जिसके अंदर। अब देखो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होंगे, बी और सी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सी स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। तो ये कहता है कि गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। पब्लिक जो है वो लेजिस्लेचर इम्पैक्ट जो है इलेक्ट करके भेजते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आप लेमैन तरीके से इसको ना पढ़ें। पब्लिक लेजिस्लेचर भेजती है, लेजिस्लेचर के बाद एग्जीक्यूटिव बनता है उनमें से। जो लेजिस्लेचर
मेजोरिटी प्रूव करता है उसी की तो सरकार बनती है। तो ये सिस्टम होता है हमारे यहाँ पे। और रिमूव कौन करता है? जैसे ही मेजोरिटी लूज होगी, इफ एग्जीक्यूटिव इज गोइंग टू लूज मेजोरिटी, ठीक, इफ दे लूज मेजोरिटी एज सुन एज दैट हैपन्स, तो उसी टाइम सरकार गिर जाती है। अब वो लेजिस्लेचर में, लोकसभा में मान लो अपनी मेजोरिटी लूज करेंगे तब सरकार गिरेगी। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट कंप्लीटली गलत है, कंफ्यूज मत हो जाना। सी में बी स्टेटमेंट पढ़िए, ये कहता है कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, यस एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर आप मेजोरिटी लूज करेंगे तो आप हटाए जा सकते हैं। तो इसीलिए बी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। अब देखिए मेंस 2021 का ये सवाल, ये कहता है कि टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू द पार्लियामेंट इज एबल टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो ये सवाल किया जा रहा है और क्या क्या टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप मेजरली इस अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को अलग अलग कंपोनेंट्स में ऐड कर सकते हैं। वन इज पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, आपके पास क्वेश्चन आर है, 0 आर है, हाफ एन आवर डिस्कशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं कि आप किसी भी मुद्दे के ऊपर, इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर डिस्कशन करवा सकते हैं। और इसके अंदर ऐसा होगा, मिनिस्टर इज गोइंग टू आंसर, मिनिस्टर साहब जो हैं वो आपकी बात का जवाब भी देंगे, क्लियर। और पब्लिक में होता है सब कुछ, तो फिर एक वो मॉरल ओब्लिगेशन भी रहता है उनके ऊपर। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। सो देर इज दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार गिराई जा सकती है, एडजर्नमेंट मोशन लाई जा सकती है, क्लियर। ये सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं, इससे भी जो है आप अकाउंटेबिलिटी मेक श्योर करते हो। और देन बजटरी कंट्रोल, बजट हमारे यहाँ पे एज अ लॉ पास किया जाता है, ठीक है, कानूनन रूप से मनी बिल को पास किया जाएगा, क्लियर। वो मनी बिल जो पास होगा वो प्रॉपर डिस्कशन के बाद होगा, पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, और यहाँ डिस्कशन होगा। आफ्टर दैट मनी बिल विल बी पास्ड। सो प्री बजटरी भी आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं, कट मोशन, क्लोजर मोशन, डिस्कशंस, these things are available during the budget making process itself. There are tools, debates, okay. आप पुराना जो है, आप गवर्नमेंट ने कैसे स्पेंडिंग की है वो पूरा आइडिया आपको पता लगता है, डिपार्टमेंट में क्या गड़बड़ हो रही है, CAG रिपोर्ट्स आर देयर, ओके, एस्टिमेट कमेटी की रिपोर्ट है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट्स हैं। सो दीज आर द टूल्स दैट आर अवेलेबल फॉर यू। ये सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं एंड बेस्ड ऑन दैट, उसी के बेसिस पे जो है हम आगे जाके इस चीज को अकाउंटेबल बना सकते हैं। एंड देन अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। सो देर इज दिस लीडर ऑफ अपोजिशन जिनका रोल बहुत क्रिटिकल है। बहुत से ऐसे हमारे यहाँ पे पोस्ट एंड पोजीशन है जहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन की प्रेजेंस डिमांड की जाती है। तो NHRC मेंबर्स, या आप बोल सकेंगे लोकपाल, उसके जो एनपैनलमेंट में कमेटी बनती है वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन का प्रेजेंस होता है। तो ये सारे फैक्टर्स आपके यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब अगले मुद्दे पे चलते हैं। एडिटोरियल है, पाकिस्तान UNSC के नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं, क्लियर। तो सिंपल सी चीज़ है, देखिए हम यही उम्मीद लगा रहे हैं कि पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करेगा इंडिया को टारगेट करने के लिए, तो वो इम्पैक्ट यहाँ पे बता रखे हैं। तो पहली चीज़ आपको समझेंगे, अब जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से हाफ मेंबर्स हैं OIC मेंबर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उनके मेंबर्स हैं। मतलब दे विल हैव क्लोज इक्वेशंस विद पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान के साथ अच्छा काम करेंगे। और दूसरा है उनका है चाइना। तो इसीलिए ये थोड़ी सी सिचुएशन स्पेशल हो जाती है। हालांकि इनकी जो प्रायोरिटी है वो इस समय अफगानिस्तान है, गाजा पीस प्रोसेस है, ये सब है इनकी प्रायोरिटी। देन क्वेश्चन विल बी, पाकिस्तान में यूटिलाइज इट टू टारगेट इंडिया व्हेन इट कम्स टू कश्मीर। जबरदस्ती ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मुद्दा बना के इंडिया को टारगेट कर सकता है। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू बी वॉचफुल ऑफ, ठीक। हमारे यहाँ पे भी हमारे दोस्त हैं जो इन चीज़ों को देख रहे हैं। रशिया इज़ देयर, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स। सो इंडिया के लिए इतनी बुरी कोई खास समस्या नहीं आएगी। हालांकि ये होगा, प्रोपागेंडा है, पाकिस्तान हर चीज़ को सेंसेशनलाइज करता है और इस बार भी ऐसा हो सकता है, क्लियर। इंडिया विल बी टारगेटेड। क्वेश्चन होगा काउंटर टेररिज्म को लेके पाकिस्तान क्या एफर्ट करने वाला है। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू बी वॉचफुल ऑफ, क्योंकि जब इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बना था तो हमने टेररिज्म के अगेंस्ट काफ़ी कुछ स्टेप्स वहाँ पे करवाए थे। देन पाकिस्तान में यूज दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी टू रेज बायलेटरल इश्यूज, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, उस मुद्दे को पाकिस्तान रेज कर सकता है। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी सरदर्दी वाली चीज़ होगी। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के इंटरेस्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ते भी हैं, तो कोऑपरेशन भी यहाँ पे हो सकता है। वन विल बी रिलेटेड टू द UN पीस कीपिंग मिशंस,
क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. क्लाइमेट चेंज, दे आर ऑल्सो यू कैन से वल्नरेबल, वी आर ऑल्सो वल्नरेबल. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यहाँ पे साथ काम कर सकते हो आप. ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपिंग नेशंस, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड के कॉजेज, उन सब में हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं. बट नेवरदलेस पाकिस्तान इज पाकिस्तान. वी हैव टू बी वॉचफुल ऑफ दैट, हाउ दे आर गोइंग टू यूज इट अगेंस्ट इंडिया. सो मूविंग फर्दर, अगले एडिटोरियल पे चलते हैं. तो अब बात आती है, ये कह रहे हैं कि अर्बन लोकल गवर्नेंस की जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको भी वन नेशन वन इलेक्शन में ऐड करवाया जाए. देखिए, आज की डेट में आपको समझना पड़ेगा, हम 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया. दैट इज़ वन पॉइंट. बट वी हैव सीन अ ट्रेंड. ओके, ट्रेंड क्या कहता है कि यहाँ पे इलेक्शंस आर नॉट ऑन टाइम. क्लियर? दे आर नॉट ऑन टाइम. तो वी हैव सीन इट मल्टीपल टाइम्स. सब स्टेट्स के हालात यहाँ पे खराब हैं इस चीज़ को लेके. क्लियर? बिकॉज लोकल गवर्नेंस जो है आपका, वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है. ठीक है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है. तो ये भी पॉइंट है यहाँ पे, ये एक हर्डल भी क्रिएट करेगा. तो कई बार ऐसा सजेस्ट किया गया है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस भी हम साथ में करवा सकते हैं अलॉन्ग विद लोकसभा एंड यू कैन से योर विधानसभा. ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है ना, तो लोकल गवर्नेंस, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी साथ करवा दीजिए. अब दूसरी जो यहाँ पे समस्या देखने को मिली है कि डिले तो है, देखो फ़ायदा तो होगा, बिकॉज इफ़ यू विल ब्रिंग इट अंडर वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम, अगर आप इसके अंडर ले आते हो तो इट मीन्स इट विल फैसिलिटेट टाइमली इलेक्शन. बिल्कुल टाइम पे इलेक्शंस तो हुआ करेंगे. ठीक है, लेकिन जो ये हर्डल है कि ये तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी क्या है, लोकल इलेक्शंस करवाना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन की. दे लुक इनटू दिस लोकल बॉडी इलेक्शन, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अलग एंटिटी हैं. क्लियर? और डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट स्टेट इलेक्शन कमीशंस हैं और सबके हालात भी डिफरेंट होंगे. अपॉइंटमेंट्स, ये सब की सिचुएशन डिफरेंट होने वाली है. सो इन दैट पर्टिकुलर केस, हाउ आर वी गोइंग टू फैसिलिटेट, आप किस तरीके से इसे फैसिलिटेट करेंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, फैसिलिटेशन कैसे होगा, देयर विल बी लॉट ऑफ यू कैन से प्रॉब्लम इन दैट. तो उन क्वेश्चंस को एड्रेस करते हुए हमें ये करना है, लेकिन ये स्टेप अच्छा होगा. कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगी. वन सजेशन इज दिस, वी कैन मेक श्योर दैट स्टेट इलेक्शन कमीशन, दे कैन बी मेड टू वर्क अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वॉच के अंडर इनसे काम करवाइए. ये एक सोल्यूशन है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो स्टेट इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म भी हो जाएंगे. ठीक है ना, ये पेंडिंग रिफॉर्म्स हैं वो भी बेटर हो जाएंगे. सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट. ये चीज़ की जा सकती है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन में भी सफिशिएंट मैन पावर नहीं है, उनके पास भी पावर्स नहीं है. सो यू विल बी एड्रेसिंग ऑल दीज कंसर्न्स. इन सभी मुद्दों को एड्रेस करते हुए इस स्टेप को लेके आना होगा. हालांकि ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेप होगा, बट वी हैव टू सी ऑल यू कैन से हर्डल्स दैट आर देयर. उन सब पे काम करके आप इस पे आगे बढ़ सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. तो अब यहाँ पे बात आ रही है कि एग्जीक्यूटिव के पास क्या पार्डनिंग पावर दी जानी चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा, मैं अगर आप इंडियन सिस्टम की बात करूं तो हमारे यहाँ पे पहले मामला कोर्ट में चलता है. ठीक, आप लोअर कोर्ट से जाते हो, उसके बाद हाई कोर्ट से जाते हो, उसके बाद जाते हो सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट के बाद एक ऑप्शन होता है मर्सी प्ली. ठीक, मर्सी प्ली भेजी जाती है प्रेसिडेंट को. अब एक चीज आपको समझना है, जो प्रेसिडेंट ये मर्सी की पावर यूज करते हैं, इट इज नॉट अ जुडिशियल पावर. क्लियर? एज अ जुडिशियल एक्शन ये नहीं ली जाती है, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन ही होता है. अब देखो, मैं आपको एक इसमें चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी क्यों है. अगर मुझे बताना हो, कोर्ट विल गो विद द लीगैलिटी ऑफ द पॉइंट. ओके, कोर्ट विल लुक इनटू रूल्स दैट आर देयर. प्रेसिडेंट विल लुक इनटू अदर फैक्टर्स. प्रेसिडेंट अदर फैक्टर्स को कंसीडर करेगा. प्रेसिडेंट कैन ब्रिंग इन द एलिमेंट ऑफ ह्यूमनिज्म. ओके, प्रेसिडेंट कैन ब्रिंग इन द एलिमेंट ऑफ सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी. व्हाई आई एम सेइंग दिस? देखिए, बहुत बार ऐसे होते हैं, ऐसे टेररिस्ट हैं
जिनको डेथ पेनल्टी मिली थी, लेकिन उनको सजा नहीं दी गई है। सजा क्यों नहीं दी गई है? उसके पीछे का रीजन जो है वो ये है कि अगर ऐसा करेंगे तो सोशल फैब्रिक कंट्री का डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इन स्पेशल कंसिडरेशन पे प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो एक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मर्सी प्ली की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। क्लियर? सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये यूजलेस सी कोई पावर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी यूजफुल है, बिकॉज कभी कभी हमें इन अदर फैक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। एंड डेफिनेटली यू नीड अनदर करेक्शनल स्टेप, आपको एक और करेक्शनल स्टेप देना होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जजेस भगवान नहीं होते, गलतियों के चांसेस होते हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी मान लो कोई ऐसा सबूत आ गया जो पहले नहीं था, कोई ऐसा फैक्टर जो पहले नज़रअंदाज हो रहा था बाद में निकल के आया, तो उस सिचुएशन को डील करने के लिए आपके पास कोई टूल तो अवेलेबल होना चाहिए ना। एंड दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर अनदर स्टेप ऑफ एग्जीक्यूटिव पार्डन विल बी देयर। क्लियर? वहाँ से आता है ये। हालांकि प्रेसिडेंट जो है वो अपने आप काम नहीं करते हैं, दे विल लुक इनटू द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एडवाइस से होता है काम, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है। ओके, लेकिन इसमें यह भी की जाती है कि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसके लिए सजेशन ये आता है कि आप कोई कानून बनाओ जो चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करे, क्योंकि मालाफाइड काम तो किया जा सकता है ना, लेकिन इंडिया के केस में मालाफाइड इंटेंशन है कि नहीं, आप प्रेसिडेंट की इस पावर को कोर्ट में कंटेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमारे पास टूल अवेलेबल है। इंडिया में तो सही है काम, बट दिस डिबेट इज देयर एंड दिस पावर इज नॉट, यू कैन से, यूजलेस। ये बिल्कुल यूजफुल पावर है। इसके लिए इसका एक अलग रीजन है जिसकी वजह से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फैसिलिटेट की है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज दिस बीजिंग्स वॉर अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। ओके, सो बीजिंग मॉडल हमारे लिए एक लर्निंग मॉडल हो सकता है। न्यू दिल्ली के लिए आप इसको लेके आ सकते हो। दिल्ली भी बहुत प्रॉब्लम में है अभी। ठीक है ना? अब देखिए, आज जैसे दिल्ली के हालात हैं, 20 साल पहले बीजिंग के वैसे ही हालात थे। वहाँ पे भी वैसा ही हो रहा था, पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया था, एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी बढ़ गया था, देवर रिलाइंग ऑन कोल। ओके, आज की डेट में जैसा इंडिया में हो रहा है वैसा ही हालात वहाँ पे था। तो जम के पोल्यूशन होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैड अ लॉन्ग टर्म प्लान, एक उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन बनाई कि हमें इसे ठीक करना है। 20 ईयर्स का उन्होंने एक्शन बनाया पूरा, देखिए, और उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप दे कैरिड आउट विद देयर एफर्ट। अब इसमें उन्होंने फोकस क्या किया? पब्लिक पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एट द एंड ऑफ द डे पोल्यूशन के लिए ह्यूमन बिहेवियर भी जिम्मेवार है। ठीक, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा तो पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा। एंड देन देयर इज दिस रीजनल कोऑपरेशन दैट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड। उसको लेके हम चले और यूनिफाइड एफर्ट था, उस वजह से चाइना ने इस प्रॉब्लम को डील किया। अब बात करते हैं कि व्हाट डिड दे डू। उन्होंने सबसे पहले चीज की, अपने यहाँ के जो थर्मल पावर प्रोडक्शन था, थर्मल यूनिट्स को अपग्रेड किया उन्होंने, और इंडिया को भी आज यही करना चाहिए। क्लियर? ताकि अगर आपके यहाँ पे एफिशिएंट थर्मल यूनिट्स होंगे तो कोल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, वो बेनिफिट है यहाँ पे। ओके, दे सब्सिडाइज द स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, ये इंडिया भी कर रहा है, बट अभी तक इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी है। ठीक है, इतना क्लियर नहीं है अभी तक इंडिया के अंदर। देन एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये मस्ट है जिसको हमें करना होगा। आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी लेके आनी है। ठीक है ना? टिल द टाइम यू डोंट हैव लास्ट माइल कनेक्टिविटी वी कैन नॉट बी होपफुल ऑफ हैविंग अ सोल्यूशन। ठीक, ये चीज़ ज़रूरी है। देन यू हैव टू फैसिलिटेट स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। एंड ऑफ पाइप ट्रीटमेंट, मतलब जहाँ से भी आपके यहाँ पे पोल्यूटेंट आ रहा है, हर जगह उसके ट्रीटमेंट यूनिट्स में आपको काम करना होगा। एंड बेस्ट इज दिस, यू हैव टू मॉनिटर एंड कंप्लाई। पेनल्टी भी लगवानी है लोगों पे, जो इंडस्ट्री जो है वो ट्रीट नहीं कर रही है अपने वेस्ट को, उनके ऊपर आपको एक्शन भी लेना होगा। सो ये सारी चीज़ें करके उन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस की, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उसको कम कर दिया। ओके, एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कम हुए वहाँ पे, PM 2.5 भी कम हुआ। ये सारे फैक्टर्स थे, और यहाँ पे मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट जो था दैट वाज द पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने इन सब एफर्ट्स में 6 टाइम्स तक अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया।
तो सेम थिंग हैज़ टू बी डन एट आर एंड। हमारे एंड पे भी ये तभी होगा जब गवर्नमेंट का एफर्ट होगा। आपको ओल्ड व्हीकल्स को हटाना है, सब्सिडाइज तरीके से कुछ इंसेंटिव सरकार की तरफ से देना होगा। You have to promote solar power, rooftop solar adoption, all these things have to be done. And most important part is this public awareness and accountability. So when we have this tool which is there, public awareness आ जाएगी, accountability आ जाएगी, you will see अपने आप जो है situation better होने लगेगी। That is something that we should do here. तो मोदी जी ने ऑलरेडी मिशन लाइफ की बात की है, that is lifestyle for change. तो हमें इसे जन भागीदारी के थ्रू करना होगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन। ओके, जब तक ये नहीं होगा, जन भागीदारी नहीं होगी, यू कैन नॉट सी सिचुएशन इंप्रूविंग ऑन ग्राउंड। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।